जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी यूके में। ऑनलाइन स्टडी यूके में हम आज बात करेंगे परमाणु एवं अणु। ठीक है, एनसीईआरटी के तीसरे चैप्टर में पहुंच चुके हैं हम। अगर आपने 2 चैप्टर नहीं देखे हैं तो एनसीईआरटी का निचोड़ हम तैयार करके आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, एनसीईआरटी 9th क्लास एनसीईआरटी, फिर हम 10th क्लास की एनसीईआरटी आपको पूरा करवा देंगे, जो वंदरोगा का पूरा सिलेबस है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, टॉपिक वाइज हम आपको करवा रहे हैं, चैप्टर वाइज। ठीक है, तो आइए बात करते हैं, लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दें और बात करते हैं चैप्टर की। ठीक है, तो परमाणु एवं अणु, परमाणु एवं अणु क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो किसी पदार्थ का वह मूल पदार्थ जिसे सरलीकृत नहीं किया जा सकता है क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, आयरन, चांदी, सोना आदि। ठीक है, तो कोई भी मूल पदार्थ है उसका जो मूल पदार्थ है, जो मूल पदार्थ है, उसके बाद उसे न अलग किया जा सकता है, नहीं वो किया जा सकता है, तो वो क्या कहलाता है? हमारा तत्व कहलाता है। ठीक है, तो तत्व की आपने परिभाषा जानी। ठीक है, इसमें तत्व के कौन से उदाहरण हैं? हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, आयरन आदि हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, जो सबसे छोटा कण। ठीक है, और आगे जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है वह कहलाता है परमाणु। ठीक है, परमाणु किसे कहेंगे हम? परमाणु कहेंगे पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जिसे हम आगे विभाजित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे विभाजित नहीं कर सकते, उसके टुकड़े टुकड़े नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है? हमारा परमाणु कहलाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है एक ही तत्व या भिन्न भिन्न के 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से, जो समूह से, जो रासायनिक क्रिया से एक दूसरे से बंधे होते हैं, अणु कहलाते हैं। जैसे O2 है। ठीक है, जैसे एक ही तत्व है, एक ही तत्व या भिन्न भिन्न तत्वों से। ठीक है, या O है, O का हमने O ले लिया। ठीक है, तो ये बन गया हमारा O2। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा ये रासायनिक परमाणु, ये हमारा अणु कहलाएगा। ठीक है, परमाणु हमारा सिंगल ही होगा, उसका हम H, जैसे हमारा इसमें ये परमाणु है। ठीक है, इन दोनों परमाणुओं को हमने कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया, तो बॉन्डिंग कर दी, तो हमारा ये O2 हो गया। ठीक है, ऐसे ही H2 में हमने H2 में भी H करा हमने, H2 हो गया। ठीक है, तो ऐसे सेम या भिन्न भी हो सकते हैं, या अलग भी हो सकते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? अणु कहलाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो अणु जो एक से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है, यौगिक कहलाता है। ठीक है, बात आती है यौगिक की, तो जो अणु होता है, हमने H करा और O करा, तो ये क्या कर गया? H2O बन जाता है। ठीक है, H2O बन जाता है, तो ये क्या हो गया? हमारा यौगिक हो गया। ठीक है, यौगिक हो गया। इसके उदाहरण हैं CO2, NH3, BrCl2, CH4 आदि। ठीक है, इसके बाद किसी तत्व के सबसे छोटे कण परमाणु होते हैं। किसी तत्व के सबसे छोटे कण क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। जैसे हाइड्रोजन के परमाणु H और ऑक्सीजन के परमाणु O, कार्बन के परमाणु C और कैल्शियम के जो मैग्नीशियम के परमाणु Mg। ठीक है, इत्यादि हो गए। इसके बाद नेक्स्ट बात करें हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, जो इस चैप्टर की रीड है। ठीक है, तो इस चैप्टर में द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसमें द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही उसे हम विनाश कर सकते हैं, नहीं उसे हम खत्म कर सकते हैं। ठीक है, किसी जो ये परमाणु द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था, लावोजिए ने दिया था। ठीक है, लावोजिए ने दिया था ये। ठीक है, लावोजिए एक साइंटिस्ट थे, रसायन शास्त्री थे, इन्होंने दिया था लावोजिए ने। ठीक है, परमाणु जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, इन्होंने कहा था कि द्रव्यमान को न तो हम सृजित कर सकते हैं, नहीं इसका हम विनाश कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है निश्चित अनुपात का नियम। निश्चित अनुपात का नियम यानी कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान में अनुपात में विद्यमान होते हैं। ठीक है, किसी भी ये हमने हमारे जो साइंटिस्ट थे वो थे प्राउस्ट ने दिया था ये। ठीक है, निश्चित अनुपात का नियम दिया था प्राउस्ट ने। ठीक है, ये भी आ जाता है परीक्षाओं में कभी। तो स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार क्या है, किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के
अनुपात में विद्यमान होते हैं। ठीक है, इस नियम को हम क्या कहते हैं? निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं। प्राउस्ट ने दिया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो दिए गए तत्वों के सभी परमाणु द्रव्यमानों का जो द्रव्यमानों एवं रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं? समान होते हैं तत्व में सभी के। ठीक है, भिन्न भिन्न तत्वों में परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं उनके। ठीक है, जो अलग अलग तत्व होंगे उनके परमाणु द्रव्यमान और जो रासायनिक गुणधर्म उनके अलग अलग होंगे। ठीक है, इसके बाद बात करें हम डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में परमाणु द्रव्यमान सबसे विशिष्ट संकल्पना थी और उसके अनुसार प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। ठीक है, डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था जो 1808 में दिया था। ठीक है, किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था। ठीक है, डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था, 1808 में दिया था। जॉन डाल्टन, इन्होंने परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत के अनुसार क्या था कि परमाणु अविभाज्य होता है, परंतु 19वीं शताब्दी तक तो यही माना गया कि भाई 19वीं शताब्दी तक माना गया कि परमाणु वास्तव में अविभाज्य होता है। ठीक है, अविभाज्य होता है। और 20 जब उसके बाद उस 19वीं शताब्दी के आखिरी दशक में वैज्ञानिकों ने प्रमाणित कर दिया कि परमाणु अविभाज्य नहीं है और तथा परमाणु भी विभाज्य है। ठीक है, इसका भी विभाजन करा जा सकता है और एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है इसकी, ये इन्होंने पता लगा लिया है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो किसी तत्व के यौगिक का अणु या तत्व का यौगिकों के सभी गुण प्रदर्शित करते हैं इसके। ठीक है, एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु निर्मित करते हैं। ऑर्गन, Ar, हीलियम, He इत्यादि जैसे अनेक उत्कृष्ट गैसें तत्वों के अणु उसी के केवल एक ही परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं। ठीक है, अतः ये एक परमाणुक होते हैं क्योंकि उत्कृष्ट गैसें किसी भी तत्वों से यहां तक कि खुद भी संयोजन नहीं करती है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें, आगे बढ़ते हैं तो किसी अणु संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? उसकी परमाणुकता कहते हैं। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन के अणु में O2 उसकी क्या होगी? 2 उसकी परमाणुकता होगी। ठीक है, फास्फोरस में P4 हो गया, P4 में यानी कि उसकी 4 क्या होगी? परमाणुकता होगी। ठीक है, क्या होगी? परमाणुकता होगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो कुछ तत्वों के ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन आदि अपने दो परमाणु अणु बनाते हैं। ऐसे को द्वित्व परमाणु अणु कहते हैं। जिस परमाणु जैसे क्लोरीन, हाइड्रोजन आदि के 2 परमाणु बनाएंगे तो उन्हें क्या बोल देंगे? द्विपरमाणु अणु। ठीक है, द्विपरमाणु अणु बोल देंगे उसे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं जैसे हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2, ये हो गया हमारे द्विपरमाणुक अणु। ठीक है, इसके बाद वह अणु जो 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है त्रिपरमाणुक अणु कहलाता है। जैसे ओजोन, O3 हो गया ओजोन का। ठीक है, O3 ओजोन। इसके बाद किसी तत्व के वे अणु जिसमें 4 परमाणु होते हैं चतुर्परमाणु कहलाता है। चतुर्परमाणु अणु कहलाता है। जैसे फास्फोरस P4 को हम बोल देंगे, P4 को चतुर्परमाणुक अणु बोल देंगे। P3 को त्रिपरमाणुक और द्विपरमाणुक हो गया हमारा O2 या H2 आदि। ठीक है, और परमाणुक हमारा हो गया जिसकी जो O2 में 2 उसकी परमाणुकता होगी। ठीक है, इसके बाद किसी परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन बराबर संख्या में होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बराबर संख्या में होते हैं। ठीक है, किसी भी परमाणु में। जैसे सल्फर में S8 होते हैं। ठीक है, और किसी परमाणु के प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन बराबर संख्या में होते हैं। सक्रिय गैसों को छोड़कर सभी परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक संरचना अस्थायी होती है। ठीक है, जो सक्रिय गैसें होती हैं उनको छोड़कर जो परमाणु का स्ट्रक्चर होता है, उनका परमाणु की संरचनाएं, इलेक्ट्रॉनिक संरचनाएं हैं, वो अस्थायी होती हैं। ठीक है, परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकते हैं और परमाणु अस्तित्व में बने रहने के लिए इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? परमाणु इलेक्ट्रॉनों से साझेदारी करके अस्तित्व में रहता है, अस्तित्व में बने रहने के लिए। ठीक है,
इसके बाद बात करें हम तो आयन विद्युत आवेशित कण होते हैं और आयनों का इलेक्ट्रॉनिक संरचनाएं स्थायी होती है। क्या होती है? आयनों की इलेक्ट्रॉनिक संरचनाएं क्या होती है? स्थायी होती है, परमानेंट होती है ये। और आयन स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकते हैं। ठीक है, आयन क्या होते हैं? स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकते हैं। आयनिक यौगिकों में पहला तत्व धातु होता है, धातु मेटल। ठीक है, जो आयनिक तत्व होते हैं उनमें क्या होता है? पहला तत्व होता है धातु मेटल, जो धनायन बनाता है और दूसरा तत्व नॉन मेटल होता है, जो ऋणायन बनाता है। जो मेटल होगा वो तो धनायन बनाएगा और जो नॉन मेटल होगा वो क्या बनाएगा? वो ऋणायन बनाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं तो आगे को मोल एक प्रकार से बहुत सारे परमाणु का ढेर है, जिसमें किसी भी तत्व के परमाणुओं के अणु अथवा आयनों का जो संख्या है एवोगैड्रो संख्या बोलते हैं। 6.0022 इंटू 10⁻23 होती है एवोगैड्रो नंबर। तो ये एक मोल भी ये कही जाती है। ठीक है, एक मोल बराबर भी इतना होता है। ठीक है, मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें कण की संख्या परमाणु, आयन, अणु या सूत्र इकाई इत्यादि कार्बन 12 के अधिक है, यानी कि 12 ग्राम में विद्यमान परमाणुओं के बराबर है। ठीक है, इसके बाद किसी पदार्थ में एक मोल कणों में परमाणु, अणु अथवा आयनों की संख्या निश्चित होती है। ठीक है, जिसका मात्र 6.0223 इंटू 10⁻23 होता है और इसी संख्या को एवोगैड्रो स्थिरांक, एवोगैड्रो संख्या कहते हैं, जैसा कि अभी हमने बताया। ठीक है, किसी तत्व के परमाणु में एक मोल द्रव्यमान का द्रव्यमान जो मोलर द्रव्यमान कहते हैं, एक जो मोल होगा उसका द्रव्यमान एक मोलर द्रव्यमान कहलाता है और परमाणुओं के मोलर द्रव्यमान को ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। क्या बोलते हैं? ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे को बात करें हम, कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, कुछ इसी के आपके बुक के ही हैं, एनसीईआरटी के ही। ठीक है, तो एक अभिक्रिया 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट तथा 6 ग्राम एथेनोइक अम्ल अभिकृत होता है। इस पर 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 8.2 ग्राम सोडियम एथोनाइट और 0.9 ग्राम जल उत्पादन के रूप में प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया द्वारा दिखाए गए परीक्षण द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप है। ठीक है, तो सोडियम द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है? न तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो उसका सृजन किया जा सकता है और न ही उसका विनाश किया जा सकता है। तो सोडियम कार्बोनेट प्लस एथेनोइक अम्ल इक्वल टू हो गया आपका, ये हो गया सोडियम एथेनोइट हो गया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व जैसे करेंगे तो अभिकारकों का द्रव्यमान बराबर सोडियम कार्बोनेट का द्रव्यमान धन एथेनोइक अम्ल का विलयन। ठीक है, अब हमारा जो इसका जो द्रव्यमान है वो है 5.3। सोडियम कार्बोनेट का द्रव्यमान क्या हो गया? 5.3 हो गया और हमारा 6 हो गया एथेनोइक अम्ल। ठीक है, एथेनोइक अम्ल जो विलयन है उसका हो गया, तो टोटल हमारा 11.3 हो गया। ठीक है, उत्पादों का जो द्रव्यमान बराबर जो सोडियम एथेनोइक हमारा द्रव्यमान है बराबर CO2 का द्रव्यमान बराबर क्या होगा? हमारा जल का द्रव्यमान बराबर 8.2। इनको हम जोड़ देंगे तो ये भी क्या आ जाएगा? उत्पादों का द्रव्यमान भी 11.3 आ गया। ठीक है, और जो हमारा द्रव्यमान उसका द्रव्यमान है अभिकारकों का द्रव्यमान है बराबर उत्पादों का द्रव्यमान 11.3 है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो न्यूमेरिकल लंबे पड़ जाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार 1.8 उत्पाद में सहयोग करके विभिन्न जल उत्पादित करता है और 3 ग्राम हाइड्रोजन के साथ पूर्ण रूप से सहयोग करने के लिए कितने ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है इसमें? ठीक है, तो कितने ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? जो हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 2H2 हो गया, O2 प्लस O2 तो 2H2O हमारा हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या है? 4 ग्राम हमारा 4 ग्राम वो है और 3 ग्राम यहाँ पे 32 ग्राम ये है, तो 1:8 में लिए गए हैं। ठीक है, 1 ग्राम हाइड्रोजन संपूर्ण अभिक्रिया के लिए ऑक्सीजन हो गया 8 ग्राम।
ठीक है। और 3 ग्राम हाइड्रोजन के लिए संपूर्ण ऑक्सीजन की आवश्यकता कितनी होगी? 8 ग्राम, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के साथ अभिगृहित, ठीक है, अभिगृहित द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का परिणाम क्या है? यह है परमाणु समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? जिनमें नेट आवेश विद्यमान होता है परमाणु समूहों में, उनको क्या बोलते हैं? बहुपरमाणुक आयन कहते हैं, ठीक है, बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। जैसे N3 प्लस जो H44 हो गया, NH4 प्लस हो गया, ठीक है। इसके बाद डाल्टन परमाणु के जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत में का कौन सा अभिगृहित निश्चित अनुपात के लिए नियम की व्याख्या करता है? तो मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 होता है मैग्नीशियम क्लोराइड का, ठीक है। तो कैल्शियम क्लोराइड का क्या होगा? कैल्शियम CaCl2, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 हो गया। कॉपर नाइट्रेट हो गया Cu होल ट्वाइस NO3 हो गया, ठीक है, होल ट्वाइस NO3 हो गया। एल्यूमिनेट और क्लोराइड की बात करें तो AlCl3 हो गया, AlCl3। और कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो CaCO3 हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट। इसके बाद निम्नलिखित में यौगिकों में विद्यमान तत्वों का नाम दीजिए। तो विद्यमान जो यौगिकों में नाम है बूझा हुआ चूना, तो बूझे हुए चूने को CaO बोलेंगे हम, CaO बूझा हुआ चूना होता है। इसमें विद्यमान होता है C हो गया हमारा कैल्शियम, और Ca कैल्शियम हो गया, O हमारा ऑक्सीजन, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। इसके बाद हाइड्रोजन ब्रोमाइड होता है जो हाइड्रोजन HBr हो गया, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड। विद्यमान तत्वों में हाइड्रोजन और ब्रोमीन होता है, हाइड्रोजन और ब्रोमीन, ठीक है। इसके बाद बेकिंग पाउडर और खाने वाला जो सोडा होता है NaHCO3, ठीक है। इसमें विद्यमान कौन कौन से हैं? एक तो नाइट्रोजन सोडियम है, और एक हाइड्रोजन है, और एक कार्बन है, और ऑक्सीजन का परमाणु इसमें है, ठीक है। इसमें पोटेशियम सल्फेट की बात करें तो K2SO4 में विद्यमान तत्वों में परमाणुओं में सल्फर ऑक्सीजन है, ठीक है, पोटेशियम है एक तो, K2SO4 हो गया, S हो गया हमारा सल्फर, और O हो गया हमारा ऑक्सीजन, ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित पदार्थों में मोलर द्रव्यमान की परिकलन कीजिए। तो मोलर द्रव्यमान निकालना है तो एथाइन है C2H2 में मोलर द्रव्यमान इसका निकालना है। तो मोलर द्रव्यमान कैसे निकलेगा? मोलर द्रव्यमान बराबर होता है 2 इंटू कार्बन का परमाणु द्रव्यमान प्लस 2 इंटू हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। तो मोलर द्रव्यमान में कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 12 होता है कार्बन का परमाणु द्रव्यमान, और हाइड्रोजन का 1 होता है, ठीक है। तो हमारा 2 गुणा 12 धन 2 गुणा 1 बराबर क्या हो जाएगा? 24 प्लस 2 हमारा 26 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। जो हमारा 26 ग्राम आएगा वो होगा मोलर द्रव्यमान, ठीक है। अब परमाणु अणु S8 की बात करें तो परमाणु अणु S8 की बात करें तो S8 में मोलर द्रव्यमान बराबर 8 हमारा S8 है ना, 8 इंटू सल्फर का द्रव्यमान, जो परमाणु द्रव्यमान कितना होता है सल्फर का 32 होता है। तो हम 256, ये हमारा 56 ग्राम 256 ग्राम ये हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। फिर फास्फोरस का अणु P4 का बात करें तो फास्फोरस का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? 31 होता है, और जो मोलर द्रव्यमान बराबर 4 इंटू 31 हो जाएगा, तो 124 ग्राम ये हो जाएगा। ऐसे ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया आपका HCl की बात करें तो HCl का होता है मोलर द्रव्यमान बराबर हाइड्रोजन परमाणु प्लस क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान जोड़ देंगे उन्हें, तो ये हो गया हाइड्रोजन का 1 हो गया प्लस 35.5 हमारा क्लोरीन का हो गया, तो 36.5 ग्राम ये हमारा आ जाता है, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान इसका। नाइट्रिक HNO3 का, ठीक है, उसका भी ऐसे ही होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें हम निम्नलिखित द्रव्यमान क्या होगा, इनका द्रव्यमान क्या होगा? 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा? 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान N नाइट्रोजन इक्वल टू 14th U इक्वल टू
अगर हम U हमारी एवोगाड्रो होता है तो एक मोल जो नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान होता है, एक 14 इसका नाइट्रोजन का होता है तो 14 ग्राम हो गया। ठीक है, ऐसे ही इसका भी 4 गुना जो एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 27 होता है, और ऐसे ही सल्फाइड का भी ऐसे ही होता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें तो मोल में परिवर्तन कीजिए तो मोल में 12 ग्राम ऑक्सीजन को, ठीक है, ऑक्सीजन गैस को परिवर्तित करना है। तो जो ऑक्सीजन O2 का जो आणविक द्रव्यमान होता है 2 गुना 16 बराबर 32 ग्राम हो गया। आणविक द्रव्यमान 32 ग्राम में 1 मोल यानी कि 1 ग्राम में ऑक्सीजन का 1/32 मोल होता है। ठीक है, इसके बाद हम 12 ग्राम ऑक्सीजन में गैस लेते हैं 12/32 बराबर इतना हमारा 0.375 हमारा मोल आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही हम बी वाला करेंगे फिर सी वाला करेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो निम्न में से द्रव्यमान क्या होगा, तो 0.2 मोल जो ऑक्सीजन परमाणु है उसके बारे में। ठीक है, तो 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु होता है 16 ग्राम। ठीक है, 16 ग्राम। अब हमारा 0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु होगा, इसको 16 ग्राम को गुणा कर देंगे। ठीक है, 0.2 से गुणा कर देंगे तो 3.2 ग्राम आ जाता है ये। ऐसे ही मूल अणु का जल द्रव्यमान 18 ग्राम हो गया। ठीक है, इसके बाद 0.5 मोल है ये। ठीक है, 0.5 मोल हमारा जल अणु दिया है तो इसको भी गुणा कर देंगे, 18×5 90 हो गया तो 0.9 हो जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें बड़े क्वेश्चनों को नहीं करेंगे हम। ठीक है, तो परमाणु जो हमारे N+ निम्नलिखित सूत्रों पर सूत्र लिखिए, तो इसके सूत्रों को लिखने की हम वो करेंगे। तो मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करें तो MgCl2 कैल्शियम क्लोराइड हो जाता है ये। कैल्शियम क्लोराइड की बात करें कॉपर नाइट्रेट CuNO3 होल ट्वाइस हो गया। ठीक है, अभी ये भी डिस्कस करे थे हमने। ठीक है, इसके बाद बात आती है हमारी मोल परिवर्तन, ये चीजें हमने कर ली हैं। ठीक है, अब हमारी क्वेश्चन आंसर की बात आती है जो काफी इंपोर्टेंट है लास्ट में। ठीक है, ये हमारे परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो अमोनिया जो होता है, अमोनिया हाइड्रोजन को कितने परमाणु होते हैं, अमोनिया में हाइड्रोजन के जो परमाणु होते हैं कितने होते हैं, 4 परमाणु होते हैं अमोनिया में हाइड्रोजन के। डाल्टन ने अपनी परमाणु जो अपनी जीविका किस रूप में शुरू की, तो जीविका डाल्टन ने शिक्षक के रूप में की। ठीक है, परमाणुओं का वह पुंज जो आयन की तरह व्यवहार करता है क्या कहलाता है, बहुपरमाणुक आयन कहलाता है। ठीक है, बहुपरमाणुक आयन कहलाता है। इसके बाद एक अधातु का नाम जिसकी संयोजकता 1 होती है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन ऐसी अधातुएं हैं जिनकी संयोजकता 1 होती है। 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, 1 नैनोमीटर होता है 10⁻9 मीटर के बराबर होता है नैनोमीटर। ठीक है, कार्बन के किस समस्थानिक को परमाणु द्रव्यमान इकाई का मानक मात्रक बनाया है, तो कार्बन जो C12 होता है इसको एक मानक स्टैंडर्ड बनाया गया समस्थानिक को। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु के अणु की परमाणुकता क्या होती है, हाइड्रोजन जो परमाणु होता है H2 यानी कि इसकी जो परमाणुकता होती है 2 होती है, द्विपरमाणुक होता है ये। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो कार्बन का एक परमाणु अभिक्रिया के दौरान क्लोरीन के कितने परमाणुओं के बंधे अणु से बनेगा, तो ये 4 परमाणु के अणु से बनेगा। ठीक है, 18 ग्राम जल में कितना मोल होगा, तो 1 मोल होगा। 18 ग्राम जल में 1 मोल होता है। एक अधातु जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 7 है, तो ये 7 किसका होगा, नाइट्रोजन का। ठीक है, आयन जो ऋणायन जो 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड करता है, और जो हमारा ऑक्सीजन होता है -2 इलेक्ट्रॉन होल्ड करता है ऋणायन। ठीक है, इसके बाद बात करें नेक्स्ट, तो स्थिर अनुपात का नियम देने वाले वैज्ञानिक कौन है, J.L. प्राउस्ट हैं। ठीक है, J.L. प्राउस्ट। AMU का पूरा नाम एटॉमिक मास यूनिट हो गया, एटॉमिक मास यूनिट AMU। ठीक है, हाइड्रोजन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो ये से 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं अष्टक पूरा करने के लिए हाइड्रोजन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो उस वैज्ञानिक का नाम जिन्होंने
परमाणु सिद्धांत दिया। तो परमाणु सिद्धांत देने वाले जॉन डाल्टन थे। 1808 में इन्होंने ये सिद्धांत दिया। ठीक है, आईयूपीएसी क्या काम करता है? तो आईयूपीएसी तत्वों के नाम एवं प्रतीक चिन्ह प्रदान करता है। ठीक है, परमाणु त्रिज्या मापने की इकाई को क्या कहते हैं? नैनोमीटर, एनएम बोलते हैं। नैनोमीटर परमाणु त्रिज्या नापने के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, इसके बाद डाल्टन परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु की क्या परिभाषा है? तो सभी द्रव्य चाहे तत्व, यौगिक, मिश्रण जो भी हो सूक्ष्म कणों के बने होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। आयन क्या होते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? तो आयन या अणु या परमाणु द्वारा आवेशित कण आयन कहलाते हैं और ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो धन आयन होगा, एक ऋण आयन होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो आणविक द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं? तो किसी पदार्थ के आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणु के द्रव्यमान का योग होता है और इस प्रकार अणु वह सापेक्ष द्रव्यमान के जिसे परमाणु द्रव्यमान की इकाई के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, वो क्या बोलते हैं? आणविक द्रव्यमान। ठीक है, इसके बाद अमोनिया नाइट्रेट जो हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं? 4 होते हैं। जॉन डाल्टन ने अपनी आजीविका शुरू करी थी, एक शिक्षक के रूप में इन्होंने अपनी आजीविका शुरू करी थी। ठीक है, ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। ठीक है, ये हम कर चुके हैं। ठीक है, तो गाइस सेशन आज का खत्म होता है यहीं पे और आगे को नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट चैप्टर में हम मिलते हैं आपसे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हमारा परमाणु एवं संरचना रहेगा। ठीक है, इसमें हम कल क्लास 9th 10th की हम पूरी एनसीईआरटी आपको कंप्लीट टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज करवाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सपोर्ट करें हमें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब और स्टडी ग्रुपों में शेयर जरूर कर दें सेशन को। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।